है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। शाम के 3 बज रहे हैं और इस समय हम लोग प्रत्येक दिन करते हैं अपने एलटी की इम्पॉर्टेंट क्लास के बारे में कुछ जानकारी और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। प्यारे मित्रों, आपको बताते चलें कि यहाँ पे लिखे गए प्रश्न आपके आज स्टैटिक जीके के हैं। हम प्रत्येक दिन कुछ न कुछ फोकस करके चलते हैं। उसी कड़ी में आज का जो दिन है, आज स्टैटिक जीके के फोकस क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगेंगे और इन्हें सॉल्व करके आपको इसका आंसर भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। ज्योग्राफी के स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कपास के पैदावार के लिए काली मिट्टी जो होती है ये बहुत अच्छी मानी जाती है कपास की खेती के लिए। अब कपास की खेती के लिए जो काली मिट्टी होती है बहुत अच्छी मानी जाती है। काली मिट्टी को और एक नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मिट्टी के नाम से इसे और जाना जाता है। ठीक है, भारत में अगर इसके विस्तार की बात करें तो लगभग 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी मृदा वर्ग है। यानी भारत की जो सबसे बड़ी मृदा होती है जलोढ़ मृदा कही जाती है, दूसरे नंबर पर इसका स्थान आता है। यहाँ पे इसका सर्वाधिक विस्तार अगर आपसे पूछा जाए काली मिट्टी की सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, तो आप कहेंगे काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में पाया जाता है। और इसी कड़ी में आगे देख लें तो इसमें पैदा होने वाले अनाज कौन से होते हैं? कपास होता है, मोटे अनाज होते हैं, तिलहन होता है, सूरजमुखी इत्यादि यहाँ पे उत्पादित किए जाते हैं। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण लगता है? धान में एक रोग लग जाता है जिसे हम लोग कहते हैं खैरा रोग। ठीक है, पौधा सूख जाता है। तो खैरा रोग जो है किस तत्व की कमी के कारण लगता है, इसे आपको बताना है। पौधों के लिए उपयोगी जो होते हैं 16 प्रकार के तत्व उपयोगी होते हैं। ठीक है, उसमें से एक तत्व आपका जिंक भी है जो पौधों के लिए आवश्यक होता है। धान में इसकी कमी से एक रोग लग जाता है जिस रोग का नाम होता है खैरा। ठीक है, जिंक को अगर हिंदी में बात करें तो इसे जस्ता कहा जाता है। तो अगर कभी आएगा तो आप ध्यान रखिएगा। इसमें धान की जो पत्तियां होती हैं वो पीले रंग के वो धब्बे बनाते हैं और बाद में कथई रंग के हो जाते हैं और अंत में वो छोटे छोटे बौने पौधे के रूप में रह जाते हैं और उनका विकास अच्छी तरह से नहीं हो सकता। अगला प्रश्न आपका है, खरीफ की फसल है। देखिए, आप जानते हैं भारत में खेती की जो है ये सीजन के हिसाब से बांट दी गई। रबी की फसलें होती हैं और खरीफ की फसलें होती हैं। रबी की फसलें नवंबर दिसंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती, जैसे कि सरसों है, चना है, मटर है। ठीक है, ये सभी कैसी फसलें होती हैं? रबी की फसलें होती हैं। लेकिन जैसे ही आप बात करेंगे किसकी? खरीफ की फसल की, तो ये बरसात के सीजन में बोई जाती है, यानी जुलाई अगस्त में बोई जाती हैं। जैसे धान है, ज्वार है, बाजरा है। ठीक है, और ये कब काटी जाती हैं? तो ये अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती हैं। तो धान आपका सही आंसर हो जाता है खरीफ की फसल में। आगे देखिए, प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग कैसा होता है? जो प्रमाणित बीज होता है उसके जो थैले होते हैं उस पर जो रंग लगा होता है वह किस प्रकार का होता है? तो आप कहेंगे नीले रंग का होता है। कैसा होता है? नीले रंग का उसका रंग पाया जाता है, जो कि प्रमाणित टैग माना जाता है, जिस पर संस्था के अधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर भी होता है। जो संस्था का अधिकारी होता है उसका हस्ताक्षर वहाँ पे किया जाता है। निम्न में से भारत में कौन सी नदी बिभ्रंश घाटी से होकर बहती? कह रहा कौन सी ऐसी नदी है जो बिभ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो उसमें आप देखेंगे तो कौन सी हो जाती है? नर्मदा नदी। ठीक है, कौन सी नदी बिभ्रंश घाटी से बहती है? नर्मदा नदी। अगर बात करें बिभ्रंश घाटी का मतलब होता है 2 पर्वत श्रेणियां हैं, यानी 2 पर्वत हैं और उसके मध्य में जो सकरा स्थान बचता है उसी को बिभ्रंश घाटी कहा जाता है। नर्मदा नदी जो है ये सतपुड़ा पर्वत और बिंद पहाड़ियों के बीच से होकर के बहती है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत और बिंद पहाड़ियों के क्षेत्र से होकर के बहती है। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पास में पाया जाता है। अमरकंटक पहाड़ी है, वहाँ से इसका जो है क्या होता है? उद्गम स्थल माना जाता है। यह नदी जबलपुर से भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा यानी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और आगे बहते हुए जाकर के गुजरात के पास खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी डेल्टा की जगह पे एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करता है? एस्चुरी का निर्माण करता है, एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण से संबंधित होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। सोनालिका किस फसल का वैज्ञानिक नाम है, यानी किस फसल की प्रजाति है? आप ये कह सकते हैं किस फसल का एक बीज का नाम है सोनालिका।
तो इसके बारे में आपको बताना, सोनालिका किस फसल की प्रजाति है। तो आप इसका आंसर बताएंगे सोनालिका किस फसल की प्रजाति है। तो सही आंसर क्या हो जाता है, गेहूं की है। किसकी है, गेहूं की हो जाती है। सोनालिका गेहूं की प्रजाति होती है। और गेहूं की और भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे कि मैक्सिको है, ठीक है। गेहूं की अन्य प्रजातियों में अगर चले जाएंगे तो PB 343, UP 2338, ठीक है। ये सभी प्रजातियां गेहूं की मानी जाती हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है। तो टपकन सिंचाई जो सिंचाई होती है, टपक विधि द्वारा सिंचाई होती है, उसे टपक सिंचाई कहते हैं या टपकन सिंचाई कहते हैं। इसमें पानी की बचत ज़्यादा होती है, मतलब जिस पौधे को आवश्यक हो वहाँ पे पानी देंगे, जिसको आवश्यक नहीं हो उसको पानी नहीं देंगे। गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था है। प्रथम क्रांतिक अवस्था का मतलब होता है कब से वो डेवलप हो रहे हैं। तो जब कल्ले निकलना शुरू हो रहे हैं तो यानी अब पौधा डेवलप होना स्टार्ट कर गया, तो क्रांतिक अवस्था क्या होता है, कल्ले निकलने से कौन सी क्रांतिक अवस्था मानी जाती है। अल्फांसो एक प्रकार की फसल है, और ये कैसी फसल है, प्रचलित किस्म है, किसकी किस्म है। तो आप कहेंगे आम की। किसकी किस्म है, आम की। अल्फांसो किसकी किस्म है, आम की किस्म है। अल्फांसो आम की एक प्रचलित प्रजाति होती है। इस प्रजाति में आम का निर्यात यूरोपीय देशों से होता है। आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणी होती है, आपको बताना है कौन सी किस्म ऐसी है जो कि बहुभ्रूणी होती है। तो आप इसके बारे में बताएंगे, आम की कौन सी किस्म बहुभ्रूणी होती है। तो आप कहेंगे चंद्रकली। कौन सी, चंद्रकली जो है वो बहुभ्रूणी होती है। चंद्रकली आम की प्रजाति जो बहुभ्रूणी होती है। यह प्रजाति मुख्यतः केरला में उगाई जाती है। कहाँ पे, केरला में उगाई जाती हैं। दूध में सर्वाधिक वसा उत्पादन करने वाली भैंस की नस्ल कौन है। दूध की सर्वाधिक उत्पादन करने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है, आपको बताना है। सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है दूध में वसा का जो प्रतिशत मात्रा होगी, वसा में प्रतिशत मात्रा जो होगी, सबसे ज़्यादा कौन सी नस्ल के भैंस में पाई जाती है, भदावरी में। किस प्रकार की भैंस में, भदावरी में। अगर बात करें तो दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत उत्पादन करने वाली भैंस भदावरी नस्ल की होती है। इस नस्ल की भैंसों में वसा का प्रतिशत मात्रा 4.5 होता है। कितना होता है, 4.5 ग्राम तक क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है भदावरी नस्ल की भैंस में। गुल्ली डंडा किस फसल का प्रमुख खरपतवार है, यानी एक वीड्स है, खरपतवार जिसे कहते हैं, और ये किसी फसल की खरपतवार है। अब कौन सी ऐसी फसल है उसका खरपतवार है, आपको ये बताना है, ठीक है। मटर का है, ज्वार का है, बाजरा का है या गेहूं का है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाता है, गेहूं का है। किसका है, गेहूं का है गुल्ली डंडा, जिसे आप लोग अपनी भाषा में बलूरी कहा जाता है। क्या कहते हैं, बलूरी कहा जाता है। अपने यहाँ बलूरी कहा जाता है, हमारे पूर्वांचल में। अब आप अपने यहाँ बताइए क्या कहते हैं। छोटे छोटे काले काले दाने होते हैं जौ जैसे, इसी को बलूरी कहा जाता है, ठीक है। जौ जैसा दाना होता है, काला काला होता है, बलूरी कहलाता है। या कहीं कहीं पे इसे बरूली कहते हैं, बरूली कहा जाता है। हमारे यहाँ पूर्वांचल में जो है आपको क्या कहते हैं, बलूरी कह के इसको पुकारा जाता है। तो ये फसल का नाम क्या है, जो साइंटिफिक नेम यूज किया जाता है उसे कहते हैं गुल्ली डंडा, और इस हिंदी में, और जो साइंटिफिक नेम है इसका फाइलेरिस माइनर कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइलेरिस माइनर कहा जाता है। क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं। ये इसका साइंटिफिक नेम है फाइलेरिस माइनर, और इसको नॉर्मल भाषा में हिंदी में क्या कहते हैं, गुल्ली डंडा। और अपने यहाँ के लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, इसे बलूरी या बलूरी कहा जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सबसे लंबी नदी है, आपको बताना कौन सी नदी सबसे लंबी है। 4 नदी दी गई, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। तो बात करें गोदावरी जो है वो लगभग 1500 या कहते हैं 1450 किलोमीटर है, ठीक है। 1450 किलोमीटर लंबी है। कृष्णा जो होती है लगभग 1400 किलोमीटर लंबी है। महानदी लगभग 850 किलोमीटर लंबी है, और कावेरी 800 किलोमीटर लंबी है। तो अगर नज़र डालें तो गोदावरी जो होती सही हो जाती, चूँकि 1460 से 65 मान लीजिए, 1465 किलोमीटर लंबी मानी जाती है। तो सबसे लंबी इन 4 नदियों में ये है। वैसे भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी, गंगा नदी हो जाएगी, 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। निम्न में से किस जिले में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है, यानी अभ्रक की श्रृंखला पाई जाती कहाँ पे, माइका। अभ्रक को क्या कहते हैं, माइका कहते हैं। माइका मेखला पाई जाती कहाँ पे, तो आप बताएंगे यहाँ पे हजारीबाग, गया और मुनेर में। कहाँ पे, हजारीबाग, गया और मुनेर में। अभ्रक उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान प्रथम है। यहाँ से पूरे विश्व में लगभग 80% अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। भारत में अभ्रक की सबसे बड़ी मेखला हजारीबाग यानी झारखंड, गया, मुनेर, और ये दोनों कहाँ पे हैं, हजारीबाग ये कहाँ पे, झारखंड में है। कहाँ पे है, झारखंड में है। और ये दोनों कहाँ पे है, कहाँ पे, बिहार में है। कहाँ पे है, बिहार में है। ये 2 जिले में है।
तो झारखंड में कौन है? हजारीबाग में। और बिहार में कौन है? गया और मुंगेर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ के अभ्रक निकाले जाते हैं। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, कोयले का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? आपको बताना है कोयले का सर्वाधिक उपयोग कहाँ पे होता है? ऊर्जा उत्पादन में, उसके बाद लौह और इस्पात संयंत्र में। तो सबसे जो सही आंसर है ऊर्जा उत्पादन में सही आंसर आपका होता है। उसके बाद है बैलाडीला खदान जानी जाती है। बैलाडीला खदान जानी जाती है किसके लिए? तो बैलाडीला खदान जो है ये कहाँ पे पाई जाती है? छत्तीसगढ़ राज्य में। बैलाडीला खदान कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राज्य में है। बैलाडीला कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के राज्य में है। और यहाँ से क्या होता है? लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं। यहाँ पे प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क पाए जाते हैं। यह खदान छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में है। कहाँ पे? दांतेवाड़ा जिले में, छत्तीसगढ़ के हैं। मैं आपको बता दूं कि ये स्टैटिक जीके होने के कारण इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 20 ही प्रश्न रखे गए थे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कल हमने करंट अफेयर्स का रखा था तो 10 प्रश्न रखा था, आज इसको अब फिर से सोमवार का आपका इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था सब कुछ रहेगा। तो फिर 30-30 प्रश्न आपके सोमवार, मंगलवार, बुधवार हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और ये सब चीज़ें जब आएंगी तो आपका 20-20 प्रश्न रहता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो मणिपुर राज्य जो है इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। ठीक है, बांग्लादेश से मिलने वाले 5 राज्य हैं। पश्चिम बंगाल मिल जाता है, मेघालय मिल जाता है, मिजोरम मिल जाता है, त्रिपुरा, असम, और ये सब सीमा जो है बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं। लेकिन मणिपुर यहाँ पे सीमा साझा करने वाला राज्य नहीं। भारत में कौन सा जंतु लुप्त हो गया है, यानी लुप्त होने के कगार पे? तो चीता है, लुप्त प्राय हो गया है। रेड डाटा सूची निकलती है और उसमें इसे लुप्त प्राय माना जाता है, चीता को। और जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में पाई जाती हैं। गंगा यमुना के क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो ये आज के हो गए आपके वीडियो, और यहाँ पे हो गया आपका इंपॉर्टेंट 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका PDF भी आपको व्हाट्सएप पे जल्दी शेयर कर दिया जाएगा। आप अपने मित्रों को शेयर करते रहिए, देखते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।